नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। यूआईडी, जिसको लेकर चौथी दुनिया और देश के कई सोशल एक्टिविस्ट चिंता जता रहे थे, उसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है। इस मामले को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उठाया वो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं। आपका स्वागत है चौथी दुनिया में। आज आप पहली बार चौथी दुनिया में अपनी बात को रख रहे हैं। हालांकि आपके लेखों और आपकी बातों को हम लगातार फॉलो करते आए थे। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है? इस प्रोजेक्ट का जो वैधानिक आधार था उसको संसद की स्थायी समिति की इस रिपोर्ट के बाद आधिकारिक तौर पे एक तरीके से घोषणा हो गई कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। ये आधार प्रोजेक्ट, ये यूआईडी प्रोजेक्ट बिल्कुल निराधार है। इसका कोई संवैधानिक, कोई कानूनी आधार ही नहीं है। ये अब स्पष्ट हो गया है। और इस बात के स्पष्ट हो जाने के बाद जो अगला कदम उठना चाहिए कि जो राज्य सरकारों ने एमओयू साइन किए हुए हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, उसको वो निरस्त कर दे, उसको रद्द कर दे। और जो ये हास्यास्पद स्थिति बनी सरकार के बिना पार्लियामेंट से सहमति लिए हुए इस प्रोजेक्ट को लागू करने के बाद कि हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यूआईडी के जाकर इनरोलमेंट करवाते हैं, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी यूआईडी के लिए इनरोलमेंट करवा रहे हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री इनरोलमेंट करवा रहे हैं। एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन लोगों का इनरोलमेंट जिसकी कोई संवैधानिक जिसका कोई आधार नहीं था, कोई कानूनी आधार नहीं था, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। मैंने कहने का मतलब ये कि ये ऐतिहासिक कारनामा है सरकार की तरफ से कि कोई कानून जिसे अभी तक कानून पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। बिल्कुल। और स्थायी समिति ने इस बात को कहा है कि जो कानून पास नहीं हुआ है उसको लागू कर दिया गया है पहले ही। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। और स्थायी समिति ने जितने भी मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भी इन कंसर्न्स को उठाया था, जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर जैसे लोगों ने भी सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था कि इसकी कोई वैधता नहीं है। अब ये स्थायी समिति इस बात का सबूत है कि इन सारे लोगों का जो कंसर्न था, ये जो आवाज़ उठ रही थी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ, बिल्कुल जायज़ आवाज़ थी। अब समय आ गया है कि जो सारे कारनामे, सारे करतूत नंदन मनोहर नीलेकनी के अध्यक्षता में की गई है उसकी सीएजी द्वारा जांच हो। क्योंकि जनवरी 2009 से लेकर के अभी तक जितना भी एक्सचेकर का पैसा खर्चा हुआ है और ये जितने भी अखबारों में, मुख्य धारा के अखबारों ने तो जैसे लग रहा था जैसे कि नीलेकनी से हाथ मिला लिया है। वो हाथ नहीं मिला रहे थे। बेसिकली हम लोगों ने भी इस पे कुछ स्टोरीज की थी कि जो मीडिया है वो यूआईडी के पूरे प्रोजेक्ट का एक तरह से माउथ पीस बनकर के काम कर रहा था और उसे प्रोजेक्ट करने में और ख़ास करके लोगों को बरगलाने में बहुत अच्छी भूमिका इन लोगों ने निभाई। लेकिन आप नंदन नीलेकनी साहब के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सरकार तो उनको 5-5 अलग अलग बड़ी इस तरह के योजनाओं का जो है मुखिया बना रखा है। कई बड़ी समितियों के वो सदस्य हैं। इतने टैलेंटेड आदमी हैं, लेकिन फिर भी आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, नंदन मनोहर नीलेकनी सरकार की जो अभी तक के रिकॉर्ड सामने आया है, सरकार की 13 कमेटियों के चेयरमैन या सदस्य हैं। वाह। वहाँ पर वो यूआईडी आधार लागू कर रहे हैं। वाह। एक ऐसा प्रोजेक्ट लागू कर रहे हैं जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। संसद की समिति बताती है कि इनका जो ये कारनामा है ये असंसदीय है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, जिसको कि ब्रिटेन में, चीन में, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में रिजेक्ट कर दिया गया है। ये यूपीए सरकार का चरित्र है कि जो दूसरे देशों में रिजेक्ट कर दिया जाता है उसको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, नंदन नीलेकनी साहब को तो एक मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, लाल बत्ती पे घूमते हैं वो। नहीं, नंदन मनोहर नीलेकनी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो दिया गया, लेकिन जो ओथ ऑफ सीक्रेसी, जो शपथ लिया जाता है कि सरकारी बातों को गुप्त रखा जाएगा, हाँ। वो शपथ नहीं दिलवाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि स्कैंडल है, जिसको कि संसद को जांच करना चाहिए। और स्थायी समिति ने कहा है कि जो बायोमेट्रिक डाटा लिया जा रहा था, वो बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन का भी कोई लीगल मैंडेट नहीं है।
या गुजरात के मुख्यमंत्री का भी पत्र आया प्रधानमंत्री को कि आप ये जो बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन, ये इसका तो कोई कानूनी आपके पास आधार नहीं है, आप कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो स्थायी समिति ने ये मांग की है और बिल्कुल सही मांग की है कि संसद को इस मामले में जांच करना चाहिए। चिदम्बरम साहब ने क्या अपना बायोमेट्रिक्स इस्तेमाल किया है? ये जानकारी सामने आई है कि जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्रालय में प्रवेश करते हैं तो उनका अपना उंगलियों का निशान, हाँ, वो बायोमेट्रिक का जो मशीन है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको पहचानता नहीं है। तो बायोमेट्रिक्स इनहेरेंटली फॉलेबल है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पिछले दिनों आई थी, उसमें भी साफ हो गया कि बायोमेट्रिक डाटा जो है वो टोटली रिलायबल नहीं है, इनहेरेंटली फॉलेबल है। और ये बात भी सही है कि दुनिया में आज तक किसी भी देश में या कहीं भी इतने लार्ज स्केल में बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन आपने एक बात कही नंदन नीलकानी की सिक्रेसी ओथ के बारे में, तो मैं आपको बता दूं एक घटना है कि कंज्यूमर 360 में जहां वो सिक्रेसी का ओथ अगर सरकार ने दिला दिया होता तो शायद वो सच्चाई नहीं बताते। वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया, भाषण के दौरान उन्होंने, जहाँ पे सारे दुनिया भर के कॉरपोरेट और सब लोग थे, कि वेयर ही डिक्लेयर्ड दैट ही इज़ क्रिएटिंग अ सिस्टम इन इंडिया where he is going to provide a unique identification card attached with a telephone so that the corporates of the world can come to India and they will be given a complete gateway for such a billions and billions of rupees of rural market. तो ये सच्चाई भी है कि UID प्रोजेक्ट को जिस तरीके से सरकार लागू करना चाह रही थी वो बेसिकली विदेशी कंपनियों के लिए रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट जो का नेटवर्क तैयार करने के लिए ये पूरा एक्सरसाइज किया जा रहा था। तो ये खुलासा जो है नंदन नीलकानी साहब ने कर दिया। लेकिन दूसरा सवाल है, सवाल ये है कि आपने पूरी की पूरी इसके ऊपर जो है रिसर्च की है। कुछ दर्शकों के लिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, वो कौन सा झांसा नंदन साहब ने सरकार को दी या सोनिया गांधी को या फिर मनमोहन सिंह को दिया या प्लानिंग कमीशन को दिया कि जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को जो है हामी भरा गया। ये बेसिकली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं नंदन मनोहर नीलेकनी। अप्रैल 2010 में विश्व बैंक ने एक वर्ल्ड ई ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव नाम का प्रोजेक्ट लागू किया। राइट। वो 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कोलैबोरेशन और 2 राष्ट्रीय सरकारों साउथ कोरिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन में शुरू हुआ। ये यूआईडी का प्रोजेक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो गृह मंत्रालय का है ये उसी का हिस्सा है। और बेसिकली ये एक खुफिया निज़ाम के पैदाइश की शुरुआत है, जिसका कि अभी पिछले दिनों खुलासा हुआ, विकीलीक्स के भी खुलासे से पता चला कि एक सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का रेजिम अनफोल्ड हो रहा है हम लोगों के सामने। एक ऐसा राजसत्ता बन रहा है जो एक डाटाबेस स्टेट है, जो एक सर्वेलेंस स्टेट है, जो सबके ऊपर खुफिया निगाह रखना चाहता है। मतलब ये कि बिग बॉस टाइप का कोई जो है बिल्कुल एक सत्ता जो आपकी हर गतिविधि को, आपके हर मूवमेंट को जो है वो लागू करेगा। लेकिन जैसा कि आप लिख चुके हैं पहले भी कि नंदन नीलकनी साहब ने पहले जिस प्रोजेक्ट के लिए जो है जो डॉक्यूमेंट्स दिए, वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे और वो क्यों गायब हो गए? 2006 में विप्रो ने एक स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था। उस समय नीलकनी साहब विप्रो में थे, इन्फोसिस में थे। ओके। 2006 में विप्रो ने एक दस्तावेज बनाया जो था स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट फॉर UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये पहला जिक्र है सरकारी दस्तावेजों में। राइट। ये दस्तावेज गायब है। हमने संसदीय समिति के सामने भी ये बात रखी थी और मुझे नहीं लगता है कि संसदीय समिति के सामने भी ये दस्तावेज रखा गया है, क्योंकि उसका जिक्र दस्तावेजों में नहीं आया है। उसमें उतना ही आया है जितना कि UID ने डिस्क्लोज किया है। विप्रो ने स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट रखा और विप्रो को 4-5 बाद में कॉन्ट्रैक्ट दिया UID अथॉरिटी ने। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो साफ दिखाई देता है। राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के लिए और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म पैदा कर रहा था, जिसको कि नंदन मनोहर नीलेकनी अपने एक टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप टास्क फोर्स के रिपोर्ट में, जिसको कहते हैं एक सोल्यूशंस आर्किटेक्चर, वो बेसिकली देश के लिए वो बता रहे हैं सोल्यूशंस आर्किटेक्चर, लेकिन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है।
ओके, ये आप एक बहुत ही खतरनाक बात बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है एक सर्विलेंस रिजीम की तरफ बढ़ रही है, जहां डाटाबेस के जरिए, लोगों के आइडेंटिफिकेशन के जरिए, लोगों के टेलीफोन नंबर्स के जरिए, और या जो उनके साथ जो ईमेल या जो भी चीज़ें जो उनको आइडेंटिफाई करती हैं, उनसे मैंने जो जिस चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए उनको सर्विलेंस करने की एक जो है कि वर्ल्ड लेवल पे एक साजिश चल रही है। हमने भी एक स्टोरी की थी जिसमें हमने वो L1 आइडेंटिटी सोल्यूशन, जिसके बारे में हमने बहुत सारे लोग ने हमें खत भी लिखा, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे उन लोगों ने सवाल जवाब भी किए कि ये जो जिस कंपनी के पास UID ने ये सारा डाटा स्टोर करना, जिस कंपनी को आई कार्ड बनाने की जो ठेका दिया गया है, वो कंपनी, उस कंपनी में बेसिकली खुफिया तंत्र के लोग हैं। बिल्कुल नहीं, इसमें पूरा मामला अभी सामने आया है कि एक सूचना के अधिकार के तहत एक एप्लीकेशन दायर किया गया UID अथॉरिटी में। राइट। उससे उनसे पूछा गया कि एक्सेंचर, L1 आइडेंटिटी सोल्यूशन और सागेम मॉर्फो जो कि साफ्रान ग्रुप की कंपनी है, इन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इन तीनों कंपनियों का देश किस देश की ये कंपनियां हैं। UID अथॉरिटी की तरफ से जवाब आया कि उनके पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि ये किस देश का है। ओह माय गॉड। यस। तो इसका मतलब है कि किनको मालूम ही नहीं कि ये कंपनी कहाँ से आई है। हाँ, तो इस प्रकार की जो लीपापोती है और इस प्रकार की जो चीज़ों को छुपा के कंपनियों के हवाले करने की बात है, ये तीनों कंपनियां क्यों महत्वपूर्ण है ये भी गौर करने वाली। 30 जुलाई 2010 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिए L1 आइडेंटिटी सोल्यूशन को, सागेम मॉर्फो को और एक्सेंचर को। हाँ। इन तीनों कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया इस बारे में कि सारा डाटाबेस, जिसको कि सेंट्रलाइज आइडेंटिटीज डाटा रजिस्टर बोलते हैं, सारा डाटाबेस इनको दिया जाएगा डीडुप्लीकेशन के लिए। और अब जैसा कि मनीष जी आप बता रहे थे कि L1 आइडेंटिटी सोल्यूशन के बोर्ड पर 2008 तक CIA के डायरेक्टर बैठा करते थे। वहाँ एक रिवॉल्विंग डोर सिस्टम है जिसमें कि कुछ दिनों तक USA की इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं और कुछ दिनों तक यहाँ के लोग वहाँ पे जाकर के इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करते हैं। वो अपने वेबसाइट पर डिक्लेयर करते हैं कि ये प्राइवेटाइज्ड गेट कीपर्स ऑफ US नेशनल सिक्योरिटी हैं। तो ये कंपनियां USA के राष्ट्रहित में काम कर रही हैं, ये देश के अपने देश के राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही हैं। और ये L1 आइडेंटिटी सोल्यूशन और फ्रांस की साफ्रन ग्रुप के द्वारा इस महीने खरीद ली गई है और इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ नागरिक अधिकारों पर हमला नहीं था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी खतरा पैदा करने वाला प्रोजेक्ट है। और इसको सिर्फ ये जो पूरा प्रोजेक्ट है UID, ये आइसोलेशन में प्रोजेक्ट नहीं है। UID का प्रोजेक्ट नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से जुड़ा हुआ है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, ये लैंड टाइटलिंग बिल से जुड़ा हुआ है, अभी जो प्रपोज्ड प्राइवेसी बिल है उससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज डिलीवरी बिल है उससे जुड़ा हुआ है, DNA प्रोफाइलिंग बिल है उससे जुड़ा हुआ है, लैंड एक्विजिशन बिल है उससे जुड़ा हुआ है। इन सारे जुड़ावों को, इस सारे इंटरलिंकेजेस को का खुलासा नहीं किया गया। असल में ये पूरी शुरुआत है इस बात की कि वो एक संपत्ति आधारित प्रजातंत्र लाना चाहते हैं। नंदन नीलेकनी ने अपनी किताब इमेजिनिंग इंडिया में जिक्र किया है कि यदि अपने देश में नेशनल ID हो जाए सबके पास तो एक कॉमन लैंड मार्केट बनेगा। नीलेकनी की समझ में एक कॉमन लैंड मार्केट बन जाने से, ऐसा कहते हैं वो किताब में, लैंड मार्केट, कॉमन लैंड मार्केट बन जाएगा तो क्या होगा बताते हैं, गरीबी हट जाएगी। ये क्या तरीका है गरीबी हटाने का? ये तो अजब तरीका है गरीबी हटाने का। तो असल में ये लैंड टाइटल्स को UID के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ क्लेम नहीं है, ये लैंड टाइटलिंग बिल उसमें ये सेक्शन 10 सेक्शन 36 में जिक्र है, ये निहित है उसमें जी, कि वो हर लैंड टाइटल को UID से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। और लैंड टाइटल को हर आदमी का लैंड टाइटल से और UID से जोड़ने का मतलब है कि ये एक ऐसा राइट्स रिजीम, अधिकारों की एक ऐसी सत्ता बनाने जा रहे हैं जो कि आपके संपत्ति के अधिकार से जुड़ी हुई हो। अभी आज ही एक टेक्नोलॉजी के जानकार ने हमें बताया कि जो अंग्रेजी का शब्द है प्रिविलेज, वो 2 शब्दों को मिला के बना है। एक है प्राइवेसी और लेज है लॉ। तो ये जो प्राइवेसी है और लॉ के बीच का इंटरेक्शन है, उसी से प्रिविलेज पैदा होते हैं। ये एक ऐसा प्रिविलेज्ड क्लास बनाना चाहते हैं जो कि जिसके पास संपत्ति है उसके पास डेमोक्रेटिक राइट्स है।
जिसके पास संपत्ति नहीं है उसके पास डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। ये एक ऐसे रेजिम की तरफ इशारा करता है। और वर्ल्ड बैंक का जो ई ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है वो कहता है कि ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। यूपीए का जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी कहता है कि ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को लागू करने में कैसे आगे बढ़ता है, वर्ल्ड बैंक के प्रोसीडिंग्स ये बताते हैं कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और सिटीजन सेक्टर अभी पैरेलल काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट हो जाएगा और इसी से ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। ये कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट बेसिकली सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है। बेसिकली सर्वेलेंस प्रोजेक्ट, आई गॉट इट नाउ। यस, ये जो है तो इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार एक तरीके से विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर देश की सुरक्षा और यहाँ के तमाम लोगों की सुरक्षा को स्टेक पर रखकर बहुत सारे, सिर्फ एक कार्ड ही नहीं बल्कि बहुत सारे फ्यूचर लेजिस्लेशन को इसके साथ जोड़कर एक बिल्कुल, ये तो मुझे लग रहा है जो आप नक्शा खींच रहे हैं इसको कह सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ी कोई साजिश की ओर जो है हम बढ़ रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ तो इतने सारे दस्तावेजों और डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि एक उस साजिश का हिस्सा है जिसमें कि विश्व सरकार बनाने जैसी व्यवस्था की कोई परिकल्पना कर रहा है, जिससे कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, जो नेशनल बाउंड्रीज है उसका कोई मतलब नहीं हो जाए, जब एक सेंट्रलाइज डाटाबेस हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज के डेट में ये जो प्रयोग है वो सिर्फ भारत में नहीं, विश्व बैंक का वो जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि IBM, जिमाल्टो, फाइजर, इंटेल, L1 आइडेंटिटी सोल्यूशन जैसी कंपनियां, एक और कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां इन्वॉल्व हैं। ये सब चाहती हैं, ये सारा प्रयोग 14 विकासशील देशों में कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये पूरी तरह से लागू हो चुका है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के पूरी तरह लागू हो जाने से क्या सुधर गया है? कुछ नहीं। और जो पाकिस्तान में सर्विलेंस बढ़ गया, बिल्कुल वहाँ सर्विलेंस बढ़ गया, वहाँ पे अमेरिका के जो हस्तक्षेप है वो बढ़ गया। एजेंसी जो है वो ISI से ज्यादा मजबूत है। यही उसका नेट रिजल्ट जो है पॉलिटिकल, माने हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही कहता है कि भाई कि जो वहाँ के गृह मंत्रालय को मालूम नहीं है वो जो है पेंटागन को मालूम है। बिल्कुल, कि दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। यस, नहीं, यू आर एक्जेक्टली राइट। और ये भी एक मामला सामने आया है जो कि बहुत ही जांच का विषय है, संसद के द्वारा ही जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकारी संस्थाओं से लोगों की आस्था कमजोर घटती जा रही है। हाँ। संसदीय संस्थाओं में अभी भी आस्था है लोगों की। संसद को इस बात की जांच करनी चाहिए कि ये ऐसा कैसे हुआ कि 2009 में पाकिस्तान के में जो नादरा है, जो UID वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, नेशनल डाटाबेस अथॉरिटी, डाटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसको इटली में पुरस्कार दिया गया 2009 में, नवंबर 2009 में। वो जो पुरस्कार देने वाली कॉन्फ्रेंस थी वो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, उसको स्पॉन्सर किया था साफरान ने। तो साफरान को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 30 जुलाई 2010 को, और साफरान ने इनाम दिया नंदन मनोहर लीलेकनी को नवंबर 2010 में। इससे पहले 2009 में पाकिस्तान के तारिक मलिक जो नादरा के चीफ थे, वाइस चेयरमैन थे, उनको भी पुरस्कार दिया था। तो ये जो पुरस्कार देने और कॉन्ट्रैक्ट देने के बीच में जो संबंध है ये भी एक जांच का विषय है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एक दो चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपसे बात करते करते ये मुझे लगा कि देश के लोगों को भी जानना चाहिए कि आप जो स्टैंडिंग कमेटी जिसके हेड जो यशवंत सिन्हा जी कर रहे थे, वहाँ आप UID के बारे में बताने अपने मत को वहाँ पहुँचे, तो गोपाल कृष्ण जी बताते हैं कि जो वहाँ उनसे पूछताछ हुई वो बहुत ही अजीबोगरीब था जो एक्सपीरियंस। आप ज़रा हमारे दर्शकों के लिए ज़रा बताइए वो आखिर हुआ क्या वहाँ पे? संसदीय समिति ने पेश होने के लिए कहा उन सारे दस्तावेजों के साथ जिन दस्तावेजों के आधार पर हम सवाल उठा रहे थे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्रोजेक्ट पर। तो जो संसदीय समिति ने कहा कि आप पेश होकर के दस्तावेज भी सामने रखिए और अपनी बात भी ओरल टेस्टिमनी में रखिए। वहाँ पर मैं था, डॉक्टर उषा रामनाथन थी, राम कुमार थे। जो संसदीय समिति के लोगों ने जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि अस्थायी समिति UID के खिलाफ रिपोर्ट देगी। इसका मतलब है कि आपसे वो टफ सवाल पूछ रहे थे? बिल्कुल, वो सवाल ऐसे पूछ रहे थे जैसे कि वो UID के समर्थन में हो, मैंने आपको ग्रिल किया जा रहा था। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि वो एक डेविल्स एडवोकेट की तरह से क्वेश्चंस किए जा रहे थे
और हम लोग अपने जवाब से उतने संतुष्ट नहीं थे। दस्तावेज हम लोग शायद बात कर रहे थे, तो ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है कि संसदीय समिति के सदस्य जो हैं वो सारी बातों को समझ लेना चाहते थे। ओके। और उसके बाद अपना मत बनाना चाहते। अच्छा, एक सांसदों के बारे में कुछ एक गलत कुछ राय लोगों में बनती है। आप जब गए, आपसे जब जो सवाल किया जा रहा था और जो आप जिस तरीके से वो सवाल पूछ रहे थे, तो उससे मालूम चल जाता है कि भाई सामने वाले को कितना इस विषय के बारे में नॉलेज है। क्या जो सांसद जो उस कमेटी में थे, क्या उन्होंने अपना होमवर्क कर रखा था? क्या उनको यूआईडी के बारे में आइडिया था, या उन्होंने पढ़ाई की थी, या उसके बारे में जानकारी उनके पास थी या नहीं थी? नहीं, मैं पहली बार उनके सवालों की गहराई से हैरान हुआ कि उन्होंने नेशनल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल की एक एक क्लॉज को और उससे संबंधित हर दस्तावेजों का होमवर्क कर रखा था। मैं 3-4 सांसदों का नाम खास तौर पे लूँगा, जैसे बिजू जनता दल के भर्तृहरि महताब जी, वो एक एक उसके डॉक्यूमेंट्स, एक एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, एक एक आर्टिकल, एक एक क्लॉज के ऊपर बात कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था इतना गहन होमवर्क किया है। एस अहलुवालिया जी थे, उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज ही ऐसा नहीं लग रहा था जिसको उन्होंने नहीं देखा और नहीं पढ़ा है। इसी प्रकार से यशवंत सिन्हा जी, उनके भी सवाल ये दिखाई दे रहे थे कि वो समझ पा रहे हैं कि कैसे ये मामला सिर्फ वित्त मंत्रालय का मामला नहीं है, ये बहुत सारे मंत्रालयों से जुड़ा हुआ मामला है। और वो सारी गहराई और उनकी जो समझ बनी वो स्थायी समिति की रिपोर्ट में झलकती है। वो कहती है, वो सरकार से कहती है कि आपने ग्लोबल एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश नहीं की, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया कि क्यों यूके ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दिया, क्यों बाकी देशों ने रिजेक्ट किया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये आपने जो काम किया है, ये प्रोजेक्ट लागू जो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिपोर्ट है ये कि मीडिया की में जो चुप्पी है वो हैरान करने वाली है। एक्सप्लोसिव रिपोर्ट इस अर्थ में है कि संसदीय समिति की रिपोर्ट ये कहती है कि यूआईडी का जो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, इस स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद वो कह रही है कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये संसद के विशेषाधिकार का हनन का मामला है। और इससे ज़्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? जो कहते हैं कि जब बिल संसदीय समिति देख रही है, जब बिल संसद के सामने है, तो उस प्रक्रिया को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके नंदन मनोहर नीलेकनी अपनी प्रोजेक्ट लागू कर रहे हैं। और यही नहीं, वो कहते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जो शरीर का माप लेकर के आप कर रहे हैं, ये इसका तो कोई वैधानिक आधार ही नहीं है। वो कहते हैं कि संसद को इसका जांच पड़ताल करना चाहिए। और ये बात नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो गृह मंत्रालय लागू ला रही है, उस पर भी लागू होती है, क्योंकि वो भी बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गोपाल कृष्ण जी थे जिन्होंने यूआईडी के बारे में कई नई बातें और नए खुलासे, और उन्होंने किस तरह से बताया कि यूआईडी एक तो गैर कानूनी है, जैसा कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बता रही है, और दूसरी बात, आए दिन हमें खबर मिलती है, अखबारों में आता है कि वैसे व्यक्ति भी इस आई कार्ड को बना ले रहे हैं जिनके पास, या जिनको पहचानने का, जिनको प्रमाणित करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। कोई कहीं एनजीओ के जरिए करवा ले रहा है। कई सवाल, गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो भारत के बाहर से आए हुए शरणार्थी वो इस यूआईडी को बना लेंगे क्या? तो इनिशियल एक्सपीरियंस यही बता रहा है, जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी उधर उधर या किसी को जान पहचान लेकर के वो इस कार्ड को बना सकता है। लेकिन गंभीर मसला ये है कि यूआईडी गैर कानूनी होने के साथ साथ ये हमारी सुरक्षा, हमारे भविष्य, देश की जनता का जो प्राइवेसी का जो अधिकार है, इन सब के ऊपर हमला करने वाला है। और जैसा कि गोपाल कृष्ण जी ने बताया कि ये बेसिकली एक साजिश का नतीजा है, जो साजिश कहीं कोई बैठा व्यक्ति या संगठन या देश पूरी दुनिया को एक सिंगल गवर्नेंस मोड, जहां सर्विलेंस के आधार पर, डाटा के आधार पर, लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन के आधार पर गवर्नेंस करने की एक मुहिम और एक प्लान को तैयार कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।